नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा आप सभी का NIS स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज के चर्चा के लिए हमारे पास विशेष विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गौरव सिंह, शिक्षा विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली से। जी। आज का हमारा शीर्षक है समेकित पाठ्यपुस्तक। जी। समेकित पाठ्यपुस्तक पे डॉक्टर गौरव सिंह हमें आज बताएंगे। मैं डॉक्टर गौरव सिंह से निवेदन करूंगा कि आप हमें बताएं कि समेकित, जो सबसे पहले हमें बताइए कि एक पाठ्यपुस्तक के लाभ एवं हानि क्या क्या होते हैं। आपने अच्छा प्रश्न पूछा और मैं सभी अध्यापकों को ये बताना चाहता हूँ कि एक समेकित पाठ्यपुस्तक पर चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्हें ये जानना आवश्यक है कि एक सामान्य पाठ्यपुस्तक का प्रयोग हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और फिर हम बताएंगे कि सामान्य पाठ्यपुस्तक से जो समेकित पाठ्यपुस्तक है वो किस प्रकार भिन्न है और किस प्रकार अधिक लाभकारी है। ऐसा नहीं है कि पाठ्यपुस्तक हमारे लिए कोई नया उपकरण है। शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का प्रयोग, अध्ययन अध्यापन में पाठ्यपुस्तक का प्रयोग चिरंतन काल से, जब से पुस्तक अपने आविर्भाव में आई है तब से होता रहा है। अध्यापकों का सबसे प्रिय उपकरण है, विद्यार्थियों का भी सबसे प्रिय उपकरण है। एक अध्यापक एक पाठ्यपुस्तक का जब प्रयोग करता है तो वह विद्यार्थियों का ध्यान विषय केंद्रित करने में बहुत मदद करती है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों का ध्यान उसके विषय वस्तु की ओर केंद्रित करने में सहायक होती है। साथ ही जब विद्यार्थी के पास पाठ्यपुस्तक होती है तो उसको इस बात का अनुमान रहता है कि उसको कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, उसके पास कितना समय उपलब्ध है। तो एक समय निर्देशक के रूप में भी पाठ्यपुस्तक की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। इसके साथ साथ जब पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी के पास होती है तो हमारा विद्यार्थी विद्यालय आने से पूर्व भी अपने पाठ की तैयारी कर सकता है। तो एक तरह से पाठ्यपुस्तक पाठ्य की समय पूर्व तैयारी में सहायक होती है। ये तो हुई विद्यार्थी की बात। एक अध्यापक के लिए भी, क्योंकि अध्यापक को कक्षा में आना है, उसको विषय वस्तु पढ़ानी है, उसको पता है कि विद्यार्थी किन पाठ्यपुस्तकों से अध्ययन कर रहे हैं, उन पाठ्यपुस्तकों में किस प्रकार की विषय वस्तु दी गई है। तो विद्यार्थी जिन पाठ्यपुस्तकों से अध्ययन करते हैं उसी प्रकार की विषय वस्तु के आधार पर पाठ्य योजना का निर्माण हो। तो पाठ्य योजना का निर्माण करने के लिए एक अध्यापक पाठ्यपुस्तक की मदद लेता है। तो पाठ्य योजना निर्माण में भी पाठ्यपुस्तक मदद करती है। साथ ही जब वो बच्चों को पढ़ा लेता है तब बच्चे उसके बाद यदि पुनः पढ़ना चाहें, उसी विषय वस्तु का दोबारा अध्ययन करना चाहें, तो भी उनके लिए पाठ्यपुस्तक एक महत्वपूर्ण उपकरण होती है। तो एक पाठ्यपुस्तक के जो परंपरागत लाभ हैं, इन लाभों को कोई भी अध्यापक नकारता नहीं है और प्रत्येक अध्यापक ये मानता है कि पाठ्यपुस्तक के लाभ हैं। परंतु ये लाभ तब हैं जब एक पाठ्यपुस्तक एक अच्छी पाठ्यपुस्तक हो। कई बार विद्यार्थियों के समक्ष जो पाठ्यपुस्तकें उनके पास उपलब्ध हैं वो बहुत अच्छी पाठ्यपुस्तकें होती नहीं। क्यों? क्योंकि एक पाठ्यपुस्तक की कुछ सीमाएं भी होती हैं। जैसे यदि पाठ्यपुस्तक में पाठ को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वो रोचकता उत्पन्न नहीं कर पा रहा, तो वह पाठ रोचकता उत्पन्न करने के स्थान पर अवरोध उत्पन्न करने लगता है। बच्चे उस पाठ से ऊबने लगते हैं, कई बार भाषा की क्लिष्टता के कारण, कई बार पाठ के प्रस्तुतिकरण के कारण, कई बार पाठ्यपुस्तक में पाठ की छपाई के कारण भी, फॉन्ट के कारण, आकार के कारण, बहुत सारे कारण हैं जो पाठ में रोचकता उत्पन्न करने की बजाय उसमें अवरोध उत्पन्न करने लगते हैं। दूसरा एक और इसकी सीमा है कि यदि पाठ्यपुस्तक पर शिक्षण अधिगम को बहुत अधिक आधारित कर दिया जाए तो शिक्षण अधिगम में एक रूपता आ जाती है, एक मोनोटोनी आ जाती है कि जैसे पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु दी गई है वैसे ही अध्यापक विषय वस्तु पढ़ाने लगता है, वैसे ही विद्यार्थी विषय वस्तु पढ़ने लगते हैं, वही पाठों का क्रम हो जाता है, वही विषय वस्तु का क्रम हो जाता है, वही भाषा हो जाती है, वही शैली हो जाती है। ऐसे में बच्चे भिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री प्राप्त करने की बजाय पाठ्यपुस्तक में जो एक रूपी शिक्षण सामग्री है वही प्राप्त कर। साथ ही पाठ्यपुस्तक की एक और सीमा है और ये खतरा रहता है कि पाठ्यपुस्तक की भाषा क्या है। पाठ्यपुस्तक बहुत सारे संस्थान बनाते हैं, कुछ अच्छे संस्थान हैं, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं जो पूरे देश में खासतौर पर विद्यालय शिक्षा में अच्छी पाठ्यपुस्तकें प्रदान करते हैं। उस पाठ्यपुस्तक की भाषा कितनी प्रामाणिक है इसका कोई आधार नहीं होता। तो कई बार यदि पाठ्यपुस्तक अच्छी नहीं है
तो वह भाषा की अप्रामाणिकता के अवसर प्रदान करती है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम शैली भिन्न होती है। कोई विद्यार्थी किसी प्रकार की अधिगम शैली अपनाता है, कोई विद्यार्थी किसी अन्य प्रकार की अधिगम शैली अपनाता है। तो जो व्यक्तिगत अधिगम शैलियां हैं, पाठ्य पुस्तक उन व्यक्तिगत अधिगम शैलियों के अनुरूप नहीं होती, वरन वह सभी विद्यार्थियों से यह उम्मीद करती है कि वो एक ही अधिगम शैली से अध्ययन करेंगे। यदि पाठ्यपुस्तक का बहुतायत से प्रयोग किया जाने लगे और अध्यापक भी कक्षा में वही विषय वस्तु प्रस्तुत करें जो पाठ्यपुस्तक में लिखी है, और विद्यार्थियों से भी यही उम्मीद करें कि पाठ्यपुस्तक में जो लिखा है विद्यार्थी केवल उसी को पुनः प्रस्तुत कर देंगे, तो उससे कक्षा कक्ष में संप्रेषण पर प्रभाव पड़ जाता है। फिर कक्षा कक्ष में संप्रेषण का वातावरण नहीं होता, बच्चे मुक्त चिंतन नहीं कर पाते, अध्यापक भी उनके केवल कई बार उन्हीं उत्तरों को सही मानने लगते हैं जो उत्तर उन्होंने पाठ्यपुस्तक से पढ़े हैं। यदि पाठ्यपुस्तक से भिन्न कोई चर्चा होती है तो कई बार अध्यापक उनको स्वीकार नहीं करते, और कई बार विद्यार्थी भी पाठ्यपुस्तक से इधर उधर इकट्ठे ज्ञान को ढूंढने का प्रयास नहीं करते। उनको लगता है सब कुछ तो पाठ्यपुस्तक में उपलब्ध है। तो कक्षा कक्ष संप्रेषण जो है इस पर भी कई बार प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए पाठ्यपुस्तक की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें इसके लाभ और हानियां दोनों पर चिंतन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो डॉक्टर गौरव ने हमें यहाँ बहुत अच्छी बात बताई है पाठ्यपुस्तकों के बारे में। हमारे सभी शिक्षक साथी भी इस बात से सहमत होंगे कि पाठ्यपुस्तक यदि अच्छी छपाई वाली नहीं है, उनके फॉन्ट साइज अच्छे नहीं है, उनमें रंगीन चित्र नहीं है, तो विद्यार्थी एवं शिक्षकों की रुचि उन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करने में कम हो जाती है, और इस तरह की पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थियों में रोचकता एवं रुचि जागृत करने में असमर्थ रहती है। जी। यहाँ पर हमें समेकन के बारे में डॉक्टर गौरव से जानना चाहेंगे कि पाठ्यपुस्तकों में समेकन जो होता है उसके आयाम क्या क्या हैं? आयामों पर चर्चा करने से पहले मुझे लगता है हमें समझना चाहिए पाठ्यपुस्तक में समेकन होता क्या है, या समेकित पाठ्यपुस्तक होती क्या है। मैंने जब पाठ्यपुस्तकों की सीमाओं की चर्चा कर रहा था तब मैंने कहा था पाठ्यपुस्तकों में कई बार विषय वस्तु की एक रूपता होती है, कई बार भाषा शैली की एक रूपता होती है, कई बार प्रस्तुतिकरण की एक रूपता होती है। तो इन एक रूपता में भिन्नता और विविधता जब हम ले आते हैं तो एक तरह से हम उसको समेकित पाठ्यपुस्तक में बदल देते हैं। इस समेकित पाठ्यपुस्तक का बहुत अधिक प्रचलन यदि आप देखें तो जब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 आई तो उसके बाद प्रारंभ हुआ, और जो पाठ्यपुस्तकें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के आधार पर बनी यदि आप उनमें देखेंगे तो आप उनमें कई प्रकार का समेकन देखेंगे। आप पहला समेकन खासतौर पर जो प्राथमिक स्तर की पुस्तकें उसमें देखेंगे जिसको हम बोलते हैं थीम आधारित व्यवस्थापन, शीर्षक आधारित व्यवस्थापन। जैसे मैं यदि उदाहरण लूँ, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्यपुस्तकें हैं उसमें देखिए उन्होंने 5 या 6 थीम के आधार पर जल को थीम लिया है, भोजन को थीम लिया है, जीवन के जो यातायात के साधन हैं उनको थीम लिया है, जो जीवन की प्रक्रियाएं हैं उनको थीम लिया है, और पूरी विषय वस्तु को उस थीम के इर्द गिर्द समेट दिया है। तो उससे क्या हुआ है कि वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इसकी सीमाओं से परे पहुंच गया है ज्ञान। वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की सीमाओं में बंद कर ज्ञान को प्रस्तुत नहीं किया गया है, वरन उन शीर्षकों से संबंधित जो जीवन अनुभव बच्चे दैनिक जीवन में ग्रहण करते हैं। जैसे जब वो जल की बात करते हैं तो आप देखिए पाठ्यपुस्तकों में जल पर कविताएं हैं, जल के भिन्न उपयोगों की बात है, जल के विभिन्न स्रोतों की बात है। वहाँ सीधे जल का मतलब H2O, H के 2 मॉलिक्यूल और O और ये सब नहीं है। वो विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में होता है, EVS की पाठ्यपुस्तक में वो नहीं मिलेगा। उन्होंने थीम आधारित व्यवस्थापन किया है। एक समेकन का ये आयाम है। दूसरा यदि आप देखें समेकन किसका, उदाहरणों का समेकन। जैसे यदि हम एक पाठ्यपुस्तक लिख रहे हैं या पाठ्यपुस्तक हमारे सामने जो उपलब्ध है और यदि वो समेकित पाठ्यपुस्तक है तो उसमें विभिन्न प्रकार के उदाहरण होते हैं। वे उदाहरण विभिन्न परिस्थितियों से होते हैं, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिदृश्यों से होते हैं, विभिन्न उपयोगों से होते हैं, बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं। साथ ही समेकित पाठ्यपुस्तकें जो होती हैं वो उनको अधिगम क्रियाओं के अवसर उपलब्ध कराती हैं। इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक अच्छी समेकित पाठ्यपुस्तक में अंतःक्रियात्मक तत्व होता है। अंतःक्रियात्मक तत्व की जब मैं बात करता हूं तो मैं एक कहना चाहता हूं कि एक पाठ्यपुस्तक ऐसे अवसर उपलब्ध कराती है कि बच्चे पाठ्यपुस्तक के साथ भी अंतःक्रिया करें, बच्चे अपने संगी साथियों के साथ भी अंतःक्रिया करें, बच्चे अध्यापकों के साथ भी अंतःक्रिया करें,
हर प्रकार के क्रियाकलापों का व्यवस्थापन एक पाठ्यपुस्तक में किया जाता है। एक अच्छी जो समेकित पाठ्यपुस्तक होती है उसमें अभ्यास कार्यों में भी विविधता होती है, विभिन्न प्रकार के अभ्यास कार्य प्रदान किए जाते हैं। उसमें पाठ्य वस्तुओं का भी समेकन किया जाता है और साथ ही साथ भिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री के समेकन के उदाहरण भी हम अच्छी समेकित पाठ्यपुस्तक में देख सकते हैं। उदाहरणों का समेकन आपने बहुत अच्छा बताया जी। तो विभिन्न तरह के उदाहरणों से अगर विद्यार्थी पढ़ेंगे तो उनकी अंतःक्रिया निश्चित रूप से बढ़ती है। जी। अधिगम क्रियाओं के अवसरों का भी समेकन आपने बताया जी। इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। उससे पहले मुझे लगता है कि जो अन्य प्रकार का व्यवस्थापन है उस पर भी हम थोड़ा विस्तार से बात व्यवस्थापन बताइए हमारे। जैसे थीम आधारित व्यवस्थापन है, तो मैंने कहा कि थीम कुछ भी हो सकती है। आप आजकल की जो नई पाठ्यपुस्तकें आई हैं, खासतौर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा आने के बाद प्राइमरी स्तर की और अपर प्राइमरी स्तर की, एलिमेंट्री लेवल की, उनको उठाकर देखिए उनमें क्या है। उसमें कहीं आप देखेंगे पाठ्यपुस्तक किसी घटना के इर्द गिर्द एक पाठ को रच दिया गया है। कोई घटना घटी, फिर उस घटना के इर्द गिर्द जब उस घटना का ही चित्रण कर दिया गया और उस घटना के चित्रण के माध्यम से वो भाषा कौशल भी विकसित कर रहे हैं, अच्छी शब्दावली भी प्रस्तुत कर रहे हैं, उस घटना से जुड़े नैतिक मूल्यों का भी विकास किया जा रहा है, तो वहां पर थीम क्या हो गई? उस पाठ की घटना हो गई। ऐसे ही कई बार विषय वस्तु है, जैसे मैंने जल का उदाहरण लिया था अभी। कई बार कोई अवसर है, जैसे दीपावली पर एक पाठ दे दिया, तो दीपावली पर जब आपने पाठ दे दिया तो आप केवल दीपावली की बात नहीं करते, उसके माध्यम से उससे जुड़ी प्रचलित कहानियाँ, उससे जुड़े पाक पकवान, लोगों का रहन सहन, त्यौहार मनाने के कारण और उसके साथ भाषा, शैली, अन्य सभी चीज़ों का हम ज्ञान बच्चों को प्रदान करते हैं। कुछ कहानियों को प्रस्तुत कर दिया जाता है। एक आध पाठ किसी कार्टून के आधार पर भी दे दिए जाते हैं। कुछ चंपक की कहानी ले ली, कोई पुरानी पंचतंत्र की कहानी ले ली और उसको कार्टून के माध्यम से भी, भाषा की पाठ्यपुस्तकों में तो बहुत ज़्यादा प्रयोग हुए हैं, या ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में इस तरह के बहुत प्रयोग हुए। तो इन प्रयोगों का लाभ क्या है कि जब भिन्न प्रकार के पाठ भिन्न प्रकार की चीज़ों को थीम बनाकर प्रस्तुत किए जाते हैं। कोई पाठ घटना को थीम बनाकर प्रस्तुत कर दिया, कोई किसी विषय वस्तु के आधार पर प्रस्तुत कर दिया, कोई किसी अवसर के आधार पर प्रस्तुत कर दिया, कोई किसी कहानी के आधार पर प्रस्तुत कर दिया, किसी में हमने कार्टून का सहारा ले लिया, तो बच्चे जब उन पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते हैं तो उन्हें एक रूपता नहीं मिलती, उनको भिन्न प्रकार के अनुभव मिलते हैं। साथ ही अध्यापक के लिए भी एक अनुभव हो जाता है कि वो एक ही विषय वस्तु को कई प्रकार से प्रस्तुत कर सकता है, उसको उसके उदाहरण पाठ्यपुस्तक में ही मिल जाते हैं, फिर वो अपने आसपास खोजना शुरू कर देता है। तो थीम आधारित व्यवस्थापन जो है वो समेकित पाठ्यपुस्तक को रोचक बनाने में बहुत योगदान करता है। दूसरा बिंदु है उदाहरण का। जब हम उदाहरणों की बात करते हैं तब एक चीज हमें समझनी चाहिए कि जो उदाहरण हम पाठ्यपुस्तकों में दे रहे हैं वे क्या वास्तविक जीवन से जुड़े अनुभव हैं अथवा नहीं। प्रयास करना चाहिए कि यदि पाठ्यपुस्तक को हम एक समेकित पाठ्यपुस्तक बनाना चाहते हैं तो उस पाठ्यपुस्तक में वास्तविक जीवन से जुड़े अनुभव होने चाहिए, और वे अनुभव होने चाहिए जो बच्चों की परिस्थितियों में उपलब्ध हों, उनके आसपास के परिवेश में उपलब्ध हों। यदि आप केरल में पाठ्यपुस्तक लिख रहे हैं या तमिलनाडु में पाठ्यपुस्तक लिख रहे हैं और आप उनको उत्तराखंड की सीढ़ीदार खेती का उदाहरण दे रहे हैं, तो क्या सीढ़ीदार खेती का उदाहरण केरल के बच्चे आसानी से समझ पाएंगे? क्या पीपल के पत्ते की संरचना का उदाहरण लद्दाख में रहने वाले बच्चे समझ पाएंगे? शायद नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि वो उदाहरण उनके अनुभव से जुड़े नहीं हैं, वो उदाहरण उनके आसपास की परिस्थितियों में नहीं पाए जाते। ऐसे में खासतौर पर प्राथमिक स्तर पर जब हम विषय वस्तु लिखें और समेकित पाठ्यपुस्तक लिखें तो जो परिस्थितियां और वातावरण है उनके आसपास का होना चाहिए। साथ ही उदाहरण संदर्भों में होने चाहिए, वे संदर्भ जिनका वे अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं। और प्रयास करना चाहिए कि जब हम पाठ्यपुस्तक में उदाहरण दे रहे हैं तो वे उदाहरण केवल लिखित उदाहरण ना हो, जितना अधिक संभव हो हम इन उदाहरणों को चित्र के माध्यम से या रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करें। क्योंकि जो लिखकर एक उदाहरण का विस्तार दिया जाता है वो बहुत लंबा हो जाता है और कई बार भाषा की क्लिष्टता में उदाहरण की उपयोगिता कहीं खो जाती है। तो शब्द चित्र की बजाय यदि वास्तविक चित्र या रेखा चित्र का हम प्रयोग करें तो अपनी पाठ्यपुस्तक को अच्छी समेकित पाठ्यपुस्तक बना सकते हैं। और यदि अध्यापक
एक अच्छी समेकित पाठ्यपुस्तक उठाकर देखें तो भी देखेंगे कि ये सारे आयाम उन पाठ्यपुस्तकों में उपलब्ध हैं और इनके आधार पर वो अच्छी पाठ्यपुस्तक का चयन कर पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये आयाम भी जो पाठ्यपुस्तकों का है उसको ध्यान से अध्यापक देखें। जी हाँ डॉक्टर गौरव, उदाहरणों से तो रोचकता बढ़ेगी पाठ्यपुस्तकों की, और चित्र अपने आप में कई लिखे हुए टेक्स्ट से तो ज़्यादा ही अपने आप को प्रदर्शित करेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ बताई। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ होती है अधिगम क्रिया। तो हमारे पास थीम है, उदाहरण है, तो अधिगम क्रियाओं का क्या महत्व है और ये आयाम हमारे इसमें समेकन में किस तरह से पाठ्यपुस्तक के समेकन में? देखिए, इसको जब हम अधिगम क्रियाओं के अवसरों की बात करते हैं तो पाठ्यपुस्तक का उपयोगिता क्या है? क्या केवल विषय वस्तु प्रदान करना? क्या केवल विषय वस्तु का क्रम निर्धारित करना? क्या केवल भाषा कौशल विकसित करना? नहीं, ये किसी सामान्य पुस्तक के उद्देश्य तो हो सकते हैं, एक समेकित पाठ्यपुस्तक के ये उद्देश्य नहीं हो सकते। तो समेकित पाठ्यपुस्तक क्या करती है? एक समेकित पाठ्यपुस्तक में जो क्रियाएं प्रदान की जाती हैं उसमें भिन्न प्रकार की क्रियाओं के अवसर होते हैं। जैसे चित्रकला से अवसर, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि शरीर के विभिन्न अंग कौन से होते हैं। मान लीजिए कोई पाठ है और उसी पाठ में एक अभ्यास दे दिया गया कि बच्चे आगे बढ़ने से पहले एक आंख का चित्र बनाएं। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ। साथ ही उसमें किसी विषय पर उनसे कुछ लिखने को कह दिया जाता है। कई बार आपने पाठ्यपुस्तकें देखी होंगी कि मान लीजिए प्रदूषण पर कोई पाठ है पाठ्यपुस्तक में, और प्रदूषण पर पाठ पर चर्चा होते होते अचानक से वातावरण में जो प्रदूषक हैं उनकी चर्चा हो रही है, और फिर उसमें पाठ्यपुस्तक में लिख दिया जाता है कि आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों को कहा जाए कि उनके आसपास प्रदूषण से संबंधित जो घटनाएं घट रही हैं या जो भी बातें हो रही हैं उनकी सूचनाएं वो विभिन्न स्रोतों से एकत्र करें और उन पर आप एक परिचर्चा आयोजित करें। आपने पाठ्यपुस्तक में क्रियाकलाप दे दिया। अब अध्यापक क्या करेगा? वो बच्चों से कहेगा कि भाई वर्तमान में प्रदूषण का क्या स्तर है, प्रदूषण पर क्या चर्चा हो रही है, समाचार पत्रों में प्रदूषण के बारे में क्या छप रहा है, टीवी पर प्रदूषण के बारे में कौन सी खबरें आ रही हैं, वो सबको इकट्ठा करें और अगले दिन इकट्ठा करके लाएं और कक्षा में उनको परिचर्चा करें। तो एक नई प्रकार की क्रिया, अधिगम क्रिया उसमें विकसित हो गई। कई बार आप मॉडल बनवा सकते हैं, प्रतिमान निर्माण करा सकते हैं, उनको एक छोटे एक्सप्लोरेशन के लिए भेज सकते हैं, अनुभव आधारित किसी अन्वेषण के लिए भेज सकते हैं। तो अधिगम क्रियाओं में भी विभिन्नता लाने के विविध अवसर पाठ्यपुस्तक के माध्यम से कक्षा में प्रदान किए जा सकते हैं, और एक अच्छी समेकित पाठ्यपुस्तक की ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है। जी हाँ डॉक्टर गौरव, आपने ठीक कहा कि अगर अधिगम क्रियाओं को यदि हम पाठ्यपुस्तक में समेकित करेंगे तो विद्यार्थी को अपने दिन प्रतिदिन की घटनाओं और वास्तविक जीवन से जुड़ने में मदद मिलेगी। जी हाँ। इसके साथ साथ पाठ्यपुस्तक में अंतःक्रियात्मक तत्वों का भी समावेश होता है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक ऐसे अवसर उपलब्ध कराती है कि बच्चे अपनी संगी साथियों के साथ विचार विमर्श कर सकें। उसमें कई बार ग्रुप डिस्कशन के लिए एक्टिविटीज दे दी जाती हैं, कई बार उनको साथियों के साथ घूमने फिरने जाने पर कुछ जानकारी इकट्ठा करने की गतिविधियां दे दी जाती हैं। तो अंतःक्रियात्मक तत्व ऐसे लाया जाता है, या बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो नवीन नवीन प्रश्नों का निर्माण करें, उन प्रश्नों को अध्यापकों से पूछें। अर्थात बच्चों की संगी साथियों से और अध्यापक से अंतःक्रिया कैसे विकसित हो। तो अध्यापक और बच्चे दोनों को अंतःक्रिया के अवसर उपलब्ध कराने का काम पाठ्यपुस्तक करती है। वह संगी साथियों से विचार विमर्श हो, वह प्रश्न निर्माण करने के अवसर हो, प्रश्न पूछने के अवसर हो। साथ ही एक अच्छी पाठ्यपुस्तक सामूहिक कार्यों के अवसर भी उपलब्ध कराती है। उसमें बहुत सारी सामूहिक कार्यों की गतिविधियां भी दे दी जाती हैं। साथ ही एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में, समेकित पाठ्यपुस्तक में एक और महत्वपूर्ण बिंदु होता है, वह होता है अभ्यास कार्य। किसी भी पाठ्यपुस्तक में आप देखेंगे अभ्यास कार्य दिए होते हैं। जी हाँ। एक सामान्य पाठ्यपुस्तक में सामान्यतः अभ्यास कार्य कहाँ होते हैं? जब पाठ समाप्त हो जाता है उसके अंत में कुछ अभ्यास कार्य दे दिए जाते हैं। परंतु एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में, समेकित पाठ्यपुस्तक में अभ्यास कार्यों के स्वरूप में तो भिन्नता होती है, वो किस स्थान पर दिए जा रहे हैं इसमें भी भिन्नता होती है। अभ्यास कार्यों का पूरे पाठ में वितरण किया जाता है, बीच में भी रहता है, बीच में थोड़ी सी विषय वस्तु, उससे संबंधित कोई एक छोटा अभ्यास कार्य, ज्यादा विषय वस्तु, उससे संबंधित कोई बड़ा अभ्यास कार्य। एक तरह से जो पहले एक वर्कबुक का कॉन्सेप्ट होता था, कार्य पुस्तिका का कॉन्सेप्ट होता था, जो पाठ्य पुस्तक से अलग होती थी,
एक अच्छी समेकित पाठ्यपुस्तक में ही कार्य पुस्तिका का समावेशन हो जाता है। तो पाठ्यपुस्तक और कार्य पुस्तिका दोनों एक साथ समावेशित हो जाती हैं। ये एक अच्छा गुण है एक समेकित पाठ्यपुस्तक का। तो इसके लिए तो हमें फिर अन्य वर्कबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी जी। तो अगर पाठ्यपुस्तक में ही उसका समेकन हो जाएगा जी। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ अन्य आयाम भी और होंगे पाठ्यपुस्तक के जी। आप उन पे थोड़ा प्रकाश डालिए। जैसे एक आयाम है पाठ्य वस्तु का समेकन, कंटेंट इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट। इसके मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं अपने अध्यापकों को। यदि उन्होंने देखा हो, खासतौर पर जहां एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकें या पाठ्यक्रम को पूरी तरह से लागू किया गया है, उन विद्यालयों में आप देखें तो कक्षा 1 और कक्षा 2 में केवल 2 ही विषय होते हैं, गणित और भाषा। पर्यावरण अध्ययन भी विषय नहीं होता, लेकिन पर्यावरण अध्ययन से जुड़े आयाम गणित में और भाषा में समेकित करके प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे भाषा की पाठ्यपुस्तक, और भाषा की पाठ्यपुस्तक में अच्छे खान पान की आदतें, इस पर एक पाठ है। तो बच्चा भाषा तो पढ़ ही रहा है, लेकिन साथ साथ पर्यावरण अध्ययन की जो एक शीर्षक है खान पान की आदतें, कि क्या खाना चाहिए, क्या गुड फूड है, क्या बैड फूड है, क्या अच्छा भोजन है, क्या खराब भोजन है, कौन से भोजन को कम खाना चाहिए, कौन से भोजन को नहीं खाना चाहिए, कौन से भोजन को ज़्यादा खाना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए कि नहीं धोना चाहिए, ये सब भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस पर पाठ दे दिया। तो एक तो भाषा विकसित कर रहे हैं आप, भाषा कौशल विकसित कर रहे हैं, और पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा एक पाठ भी आपने साथ में प्रस्तुत कर दिया। तो इस प्रकार प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 और 2 की जो पाठ्यपुस्तकें हैं उनमें गणित और भाषा की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन का बड़ा अच्छा समेकन किया गया है। दूसरा उदाहरण, यदि अध्यापक कक्षा 3, 4 और 5 की पाठ्यपुस्तकें देखें तो कक्षा 3, 4 और 5 की जो पाठ्यपुस्तकें हैं वो या तो गणित की पाठ्यपुस्तकें हैं या भाषा की पाठ्यपुस्तकें हैं। साथ ही वहाँ एक और विषय दिया गया है जिसको पर्यावरण अध्ययन या ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज कहा जाता है। यदि वो ईवीएस की पाठ्यपुस्तक देखें तो ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में, एक तो थीम आधारित व्यवस्थापन है। पूरा पुस्तक को 5 या 6 थीम के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, चाहे वो जल की थीम है, चाहे भोजन की थीम है, चाहे यातायात के साधनों की थीम है, चाहे वो दैनिक जीवन प्रक्रियाओं की थीम है, चाहे आसपास के वातावरण की थीम है। इन कुछ थीमों के आधार पर, कुछ थीम के आधार पर पूरी पाठ्यपुस्तक में, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में समेकन किया गया है। एक और समेकन उनको उस पाठ्यपुस्तक में देखने को मिलेगा, वो मिलेगा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का समेकन। कक्षा 3, 4 और 5 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अलग विषय नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में भी उनकी अलग विषय के रूप में परिकल्पना नहीं की गई है, और इसीलिए एनसीईआरटी की जो पाठ्यपुस्तकें हैं और एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उन्होंने जो सुझाया है उसमें भी कहीं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अलग अलग विषय के रूप में कक्षा 3, 4 और 5 में प्रस्तावित नहीं है। जी हाँ। और विगत 10 वर्षों से, 12 वर्षों से, जब से वो पाठ्यचर्या लागू हुई है, यह अधिकांश विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन के रूप में ही पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्यपुस्तकें चल रही हैं, यदि अध्यापक उनका अध्ययन करें और उनको देखें तो वे जान पाएंगे कि किस प्रकार से पाठ्यवस्तु का समेकन किया गया है। और समेकन का अंतिम और महत्वपूर्ण आधार है भिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का समेकन। जब हम भिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री के समेकन की बात करते हैं हितेश जी, तब पाठ्यपुस्तक में जो विषय वस्तु दी गई और उस विषय वस्तु के साथ जो अभ्यास दिए गए, अभ्यास के साथ साथ जो भिन्न प्रकार के क्रियाकलाप सुझाए गए, क्या उनमें हम इस प्रकार का समेकन कर सकते हैं कि अध्यापक अपने आसपास के वातावरण में उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग शिक्षण सामग्री के रूप में कर सकें? मैं एक उदाहरण देता हूं। से मान लीजिए खाने में या खाद्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं खाद्य पदार्थों में, या एक सब्जी में कौन कौन से घटक होते हैं, इससे संबंधित कोई पाठ है। और यदि बच्चे से कहा जाए कि वो अपने घर में जो खाने का सामान बाजार से खरीद कर लाता है, एक आप क्रियाकलाप दे दें कि वो बाजार से खरीद कर लाए गए सामान के जो खाली आवरण, जिनको रैपर बोलते हैं, वो इकट्ठा करेंगे और एक सूची बनाएंगे कि वो किस खाने के वस्तु की रैपर है। उसमें रैपर को पढ़कर वो बताएं कि उसमें कौन कौन से घटक प्रयोग किए गए। जैसे बिस्किट बनाने में कौन सा घटक प्रयोग हुआ है, कोई नमकीन लेकर आए हैं उसको बनाने में कौन सा घटक प्रयोग हुआ है, या
कई बार ऐसे आवरण आपको शब्दकोश विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों को नए नए शब्दों का परिचय कराने में, जैसे मान लीजिए घर में आटा आता है या चावल आता है या कोई और चीज़ आता है, तो उसके रैपर पर वो देखें कि उन्होंने कितने शब्द पढ़े, उसमें से कितने शब्दों के अर्थ उन्हें पता है और कितने शब्दों के अर्थ उन्हें नहीं पता है, उसकी एक सूची बनवा लीजिए उनसे। तो ऐसे में क्या होगा कि वो रैपर अपने आप में एक शिक्षण सामग्री हो जाएगा। अक्षर और शब्द निर्माण के लिए घरेलू उपाय वो ढूंढ सकते हैं। घरेलू उपयोग के आधार पर विज्ञान के सिद्धांतों का स्पष्टीकरण, विज्ञान के जो सामान्य सिद्धांत हैं और घर में उनकी जो घटनाएं घटती हैं, तो बच्चों से कहा जाए कि विज्ञान का ये सिद्धांत पढ़ा, आपको घर से ढूंढ कर लाना है कि घर में इसका कौन सा उपयोग हो रहा है। क्योंकि विज्ञान के साथ समस्या ये, बहुत वर्षों तक भारत में या दुनिया में जो विज्ञान पढ़ाया जाता रहा और विज्ञान जो घरों में प्रयोग होता था उसमें कहीं अंतर रहा। अब वो अंतर धीरे धीरे पड़ रहा है। अब हम जो उनके चारों तरफ उपलब्ध विज्ञान है वो उसी के आधार पर विज्ञान पढ़ाने लगे। ठीक, तो एक अच्छी समेकित पाठ्यपुस्तक की जब हम बात करते हैं तब हम न केवल थीम आधारित व्यवस्थापन की बात करते हैं बल्कि उदाहरणों के आधार पर समेकन की बात करते हैं, अधिगम क्रियाओं की अवसरों के उपलब्ध कराने के लिए समेकन की बात करते हैं, अंतःक्रियात्मक तत्वों के उपलब्ध समेकन की बात करते हैं, अभ्यासों में विविधता लाएं, इसके भी समेकन की बात करते हैं, पाठ्य वस्तुओं का भिन्न प्रकार से समेकन किया जाए जैसे किया गया है खासतौर पर प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में, उसकी बात करते हैं, और भिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री के समेकन की बात हम करते हैं। तो आज के कार्यक्रम में डॉक्टर गौरव सिंह ने हमें बताया कि पाठ्यपुस्तकों का समेकन क्या होता है और इनके विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं, और इन आयाम को बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया। मैं डॉक्टर गौरव सिंह का धन्यवाद करता हूं एवं मैं अपने सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद करता हूं धैर्यपूर्वक हमारे कार्यक्रम को सुनने के लिए। धन्यवाद। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं: जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज न लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन।